सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए गुड मॉर्निंग एवं सुप्रभात। आज हम जानेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में। इसमें सबसे पहले देखेंगे बंगाल के गवर्नर कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 के बीच में रहता है और पुनः एक बार फिर वह गवर्नर बनते हैं बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। उस समय का कार्यकाल 1765 से 1767 के बीच में रहता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा गया है कि इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। आगे देखते हैं कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। आगे देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किए। अन्य गवर्नर भी आए बंगाल में, जैसे बरेलास्ट या 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में रहते हैं। इनका कार्यकाल देखा गया है। कार्टियर 1769 से 1772 के बीच में इनका कार्यकाल देखा गया है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। इनका कार्यकाल 1772 से 1774 के बीच में देखा गया है। फिर आगे हम देखेंगे कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए, जिनका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया। बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना अपनी कार्य कुशलता के कारण। उसके बाद हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बने उस समय का कार्यकाल। तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 में गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके पहले वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? गवर्नर थे बंगाल का। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में गवर्नर जनरल बनते हैं और 1785 तक रहते हैं। इस समय का इनका कार्यकाल इस प्रकार रहा। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। आगे देखते हैं कि 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। आगे देखते हैं कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत
और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून और हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रज्जा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भूराजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भूराजस्व वसूल करना था। इसकी 2 विशेषताएं थी। पहला, इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और दूसरा, इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया था। आगे देखते हैं कि हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रज्जा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उसका नाम ए कोड ऑफ जेंटू लॉज रखा गया। विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया। उसके बाद आगे देखते हैं कि हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नोट में कहा गया है कि 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया। आगे देखते हैं कि इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन होता है और प्रकाशन करने वाला व्यक्ति थे एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत होते थे। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। इसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर
झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। आगे देखते हैं कि प्रथम ओंगल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक लड़ा गया, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक लड़ा गया। यह दौर था वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़ा गया। यह दौर किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का। प्रथम ओंगल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के द्वारा समझौता होती है 1782 ईस्वी में। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समझौता होती है 1784 ईस्वी में। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है वारेन हेस्टिंग्स के समय। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के काल में 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब के देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। आगे देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कानून था जो 1784 में लाया गया था, इसका विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया। नोट में 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। उसके बाद देखते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। फिर हम आगे देखते हैं अगला गवर्नर जनरल आते हैं सर जॉन मैकफर्सन, जिनका कार्यकाल 1785 से 1786 ईस्वी तक रहता है। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।